सभी को नमस्कार। आज की YouTube की क्लास में स्वागत है सभी का। आज हम वायु दाब के बारे में जानेंगे। वायुमंडल में जो वायु दाब है उसका आज अध्ययन करेंगे। वायु दाब है, ये तापमान का विपरीत होता है। जैसे अगर तापमान अधिक है तो वायु दाब कम होगा। अगर तापमान कम है तो वायु दाब अधिक होगा। यानी तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध होता है। तापमान अधिक तो वायु दाब कम, तापमान कम तो वायु दाब अधिक होगा। जो पवन का जो संचरण है, वायु जो चलती है, ये उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। हवाओं का जो संचरण है, जैसे ये उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलती है। ठीक है, जो हवाओं के जो चलने के कारण है वो वायु दाब है। जहां पर वायु दाब अधिक होगा, अधिक से कम की ओर जो हवा है वो चलेगी। अगर किसी स्थान पर जैसे वायु दाब उच्च कहां पे होगा? जहां पर तापमान कम है। ठीक है, जहां तापमान कम होगा उस जगह पर वायु दाब है वो अधिक होगा। और वायु दाब अधिक है यानी उच्च है, तो उच्च से निम्न की ओर हवाएं चलेगी। उसके बाद जैसे वायु दाब सबसे अधिक कहां पर होता है? वायु दाब सबसे अधिक समुद्र तल पर होता है। समुद्र तल पर यह लगभग 1013.25 MB यानी मिलीबार होता है। ये इकाई है इसकी। तो सबसे अधिक जो वायु दाब है वो हमें समुद्र तल पर मिलेगा 1013.25 MB मिलीबार। वायु दाब इंच और सेमी में भी मापा जाता है और अधिकतर MB यानी मिलीबार में भी इसका मिलता है। उसके अलावा जो वायु दाब है इसको किसके द्वारा मापा जाता है? यानी इसके लिए एक तो साधारण वायु दाब मापी, एनीरोइड, वायु दाब मापी। ये कुछ वायु दाब मापी है जिनसे वायु दाब को मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो वायु दाब कम होता जाता है। ठीक है, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो 180 मीटर 180 मीटर ऊंचाई पर 3.4 MB यानी मिली बार जो वायु दाब है इसकी कमी आती है। लेकिन अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग दर से इसमें कमी आती है वायु दाब में। उसके अलावा समदाब रेखाएं होती है,
जो समान वायु दाब वाले भागों को मिलाती है। समदाब रेखा यानी समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, वैसे तो ये काल्पनिक रेखा ही होती है, काल्पनिक रेखा होती है, और ये समुद्र पे ही मापी जाती है। अगर कहीं का जो तापमान है वो समुद्र के तापमान के आधार पर ही ये रेखाएं बनाई जाती है, इसलिए ये जो रेखाएं हैं वास्तविक तापमान नहीं बता पाती है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे वायु दाब की पेटियों का। ठीक है, ये ग्लोब है और ये इसमें वायु दाब की जो पेटियां है वो दर्शाई गई है। वायु दाब की कुल 7 पेटियां हैं। वायु दाब की कुल 7 पेटियां हैं। ठीक है, इन 7 पेटियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है तापजन्य पेटी, दूसरा है गतिजन्य पेटी। वायु दाब की पेटियों को 2 भागों में बांटा है, तापजन्य पेटी और गतिजन्य पेटी। सबसे पहले हम बात करेंगे तापजन्य पेटी की। तापजन्य पेटी, अब ये देखिए तापजन्य यानी इसका जो निर्माण में जो तापजन्य जो पेटी है इसके निर्माण में केवल तापमान का ही योगदान होता है। जैसे ये 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है तो यहाँ गर्मी अधिक होगी। ठीक है, वैसे तो आपको बताया है पिछले वीडियो में जो सबसे अधिक जो गर्मी है वो अयन क्षेत्रों में होगी, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा पर अधिक गर्मी होती है। लेकिन ये जो भूमध्य रेखा का जो भाग है 0 डिग्री है, 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें है वो सीधे पड़ती हैं, यानी हवा यहाँ पर गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये निम्न वायुदाब की पेटी होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे यहाँ पड़ेगी, हवा गर्म होगी, हवा गर्म होने से हवा हल्की होगी और वो ऊपर की ओर उठेगी। तो ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। विस्तार है इसका 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण, और कुछ बुक्स में 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण भी मिलेगा। ठीक है, ये दोनों ही सही है। इसके अलावा जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है इसमें इसे डोलड्रम भी कहते हैं, डोलड्रम। ठीक है, इसे डोलड्रम कहते हैं। तो डोलड्रम, उसे शांत क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं, शांत क्षेत्र। तो इसमें जैसे 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, नॉर्थ, ये नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड, तो यहाँ पर क्या है डोलड्रम का क्षेत्र पाया जाता है, एक शांत क्षेत्र पाया जाता है। शांत क्षेत्र इस तरह से है कि यहाँ पर जो वायु है वो गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, यानी किसी भी तरह का कोई यहाँ पर जो हवाएं है वो तेज नहीं चलती, तूफान वगैरह नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं, यानी शांत क्षेत्र। तो डोलड्रम यानी शांत क्षेत्र। उसके पश्चात 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण, यह है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक है,
हम सबसे पहले चर्चा कर रहे थे तापजन्य पेटी की, ठीक है। तो तापजन्य पेटी एक तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तापजन्य पेटी है, उसके बाद जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब है वो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी तापजन्य पेटियां है। तापजन्य यानी यहाँ जो ध्रुव है यहाँ 12 मास बर्फ जमी रहती है, यानी यहाँ पर जो वायुदाब की स्थिति है वो तापमान के कारण है। जैसे भूमध्य रेखा की बात की हमने, भूमध्य रेखा पर जो निम्न वायु दाब है ये किसकी वजह से है, ये ताप की वजह से है, क्योंकि तापमान है यहाँ कम रहता है, इसलिए निम्न वायु दाब की पेटी है ये, ठीक है। तापमान अधिक रहता है। उसके बाद जो ध्रुवीय पेटी है अपनी, ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी है, यहाँ तापमान कम रहता है, इसलिए वायु दाब अधिक है। यानी तापमान के कारण ये यहाँ पर वायु दाब अलग अलग मिलता है, इसलिए इसको तापजन्य पेटी कहा गया है। उसके बाद है गतिजन्य पेटी, ठीक है। यानी तापजन्य पेटी कितनी होगी, 3 होगी तापजन्य पेटी और 4 हो जाएगी अपने गतिजन्य। तो ऐसे कर कर इसकी 7 पेटियां हैं वायुदाब की, ठीक है। तो अब गतिजन्य पेटी, गतिजन्य पेटी देखिए, इसमें उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि वायुदाब जहां तापमान अधिक होगा वहां पर वायुदाब कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, वायुदाब उच्च है। इसका कारण है पहले तो जैसे 30 से 35 डिग्री है, अपने 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा आ जाती है, 23 से 1/2 डिग्री यानी कर्क रेखा, और दक्षिण में मकर रेखा 23.5 डिग्री पर, ठीक है। यहाँ तापमान तो है अधिक तापमान है, लेकिन वायुदाब क्या है, यहाँ उच्च है, ठीक है। उसके विपरीत है, यहाँ वायुदाब उच्च होने का कारण यह है क्योंकि जो भूमध्य रेखीय जो पेटी है यहाँ से वायु ऊपर उठती है और वो यहाँ उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी में वायु नीचे बैठती है। जिस तरह से उसी तरीके से जैसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की जो पेटी है यहाँ से भी हवाएं उठती है और वो यहाँ पर उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी पर नीचे बैठती है। तो जहां पर वायुदाब कम होना चाहिए था उस वजह से यहाँ वायुदाब है वो अधिक होता है, क्योंकि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी से और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, यहां से जो हवाएं हैं ये चलकर यहाँ उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी पर यहाँ नीचे बैठती है। उस वजह से जहां वायुदाब कम होना चाहिए था वहां पर वायुदाब अधिक हो जाता है। तो इसका जो विस्तार है वो 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में इसका विस्तार है। तो इसलिए ये क्या हो गई, गतिजन्य पेटी हो गई। उसी तरीके से 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है, ठीक है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, अब यहाँ पर क्या है, तापमान तो कम रहता है तो वायुदाब अधिक होना चाहिए था, मगर यहाँ क्या है, वायुदाब निम्न वायुदाब की पेटी है ये। अब निम्न वायुदाब यहाँ पर क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं हैं वो उठकर उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी में आ गई है और कुछ जो हवाएं हैं वो उठकर जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां चली गई। तो इस वजह से यहाँ पर यह जो पेटी है ये निम्न वायुदाब की पेटी है, ठीक है। जो उपध्रुवीय
उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी 60 से 65 डिग्री अक्षांश में। ठीक है, इसके तो ये थी वायुदाब की पेटियां है ये। ठीक है, तो 7 पेटियां है ये। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में, फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक है, तो ये है वायुदाब की पेटियां हैं, 7 वायुदाब की पेटियां है ये। जो 3 है वो तापजन्य और 4 पेटी है वो गतिजन्य है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पवनों की। ठीक है, पवनों को 3 भागों में बांटा गया है। पवनों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्रचलित या स्थायी पवन, दूसरा है मौसमी पवन, तीसरा स्थानीय पवन। ठीक है, तो पवनों को 3 भागों में बांटा गया है, प्रचलित पवन या स्थायी पवन, मौसमी पवन या स्थानीय पवन। प्रचलित पवनों में है व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। मौसमी पवन में जैसे मानसूनी पवन, स्थलीय समीर, जलीय समीर, ठीक है, पर्वत समीर और घाटी समीर। स्थानीय पवन जैसे लोकल जो पवनें होती है वो इसमें आती है। जैसे राजस्थान में गर्मियों में लू चलती है तो वो क्या है, एक लोकल विंड है, एक स्थानीय पवन है। लू, फोन, हरमटन, चिनूक, ये जो पवनें हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में चलती है, ये स्थानीय पवन है। ठीक है, अब ये देखिए हमारे इस ग्लोब में देखते हैं हम जो प्रचलित पवन है इन्हें देखते हैं। ठीक है, अब प्रचलित या स्थायी पवन यानी ये स्थायी पवनें हैं, इनकी जो चलने की जो दिशा है वो निश्चित रहती है हमेशा, तो इन्हें ग्रहीय पवन भी कहते हैं, ग्रहीय पवन। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारिक पवन की। ठीक है, व्यापारिक पवनें हैं ये 30 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में ये चलती है व्यापारिक पवनें। और चलने की दिशा क्या है इनकी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है इनकी चलने की दिशा। और पछुआ पवन है ये 35 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में चल रही है, इनकी दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। और ध्रुवीय के पवन की जो दिशा है वो भी ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इनकी दिशा है। उसके बाद हम, ये तो था उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में पवनों की चलने की दिशा अलग होती है और दक्षिणी गोलार्ध में अलग होती है। ठीक है, ये होता है कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल है उस वजह से ये होता है, यानी ये जो पवनें हैं ये विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित यानी ये जो डायग्राम बनाया है इसमें कोई भी पवन इस तरह से सीधी नहीं चल रही।
चाहे ऊपर हो या नीचे हो, सीधी नहीं चलती है पवन, अपने मूल दिशा से वो विक्षेपित हो जाती है, यानी कुछ मुड़ जाती है, इस तरीके से या इस तरीके से। ठीक है, जैसे फेरेल के नियम वगैरह है वो यही है कि जो पवनें हैं वो अपने उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ पवनें हैं वो विक्षेपित हो जाती है। अब जिस तरह से ये व्यापारिक पवन है दक्षिणी गोलार्ध में, ये पछुआ पवन और ये ध्रुवीय पवन। ठीक है, अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में चलने की दिशा देखिए इनकी, दक्षिणी गोलार्ध में चलने की दिशा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, यानी अब ये चल रही है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, और पछुआ पवन की दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, और ध्रुवीय पवन की दिशा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो अलग अलग दिशाएं हैं इनकी, किस वजह से है, कोरियोलिस बल के कारण से पवनें विक्षेपित हो जाती है, तो अलग अलग इनकी दिशाएं हैं। उसके बाद एक अश्व अक्षांश पाया जाता है 30 से 35 डिग्री, अश्व अक्षांश। ठीक है, ये पाया जाता है 30 से 35 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर अश्व अक्षांश इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि पुराने समय में जो घोड़ों का व्यापार होता था, अश्व का व्यापार होता था, जो नाव में जो घोड़े लाते थे कि यहाँ पर वायुदाब की वजह से जो नाव है आगे नहीं खिसक पाती थी, आगे चल नहीं पाती थी, तो नाव का वजन कम करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था, तो वहीं से इसका नाम अश्व अक्षांश रखा गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।